बच्चे पूरे नोट्स बाकी है, नोट्स करने कोई नोट्स बाकी तो बताना मुझे कौन सा वाला पार्ट अपनी का अपनी खत्म करते हैं ना। कल के लिए जो भी है सब खत्म करते हैं आज। हाँ, ready हुआ। तो भाई एम आई ऑडिबल से बताने को 30 लोग ऑनलाइन है, अराउंड 25 लोग दिखते मुझे। आवाज आ रही है दोस्त ऑनलाइन? एक बार मुझे मैसेज में बता यस दो सर। प्लीज। 26। बहुत कम है सर। ओके, खुशी का मैसेज मेरे पास। यस सर। क्या मैं अज्यूम करूं बाकी लोगों को भी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? लेट मी नो प्लीज। लिटिल बिट स्लो। रौनक, रौनक साले तो आए मेरी क्लास के अंदर। रौनक एंड हेतवी एंड स्नेहा, आई गेस अभी वॉइस एकदम प्रॉपर होगी, नॉट लो एंड स्लो। अभी एकदम परफेक्ट होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, ऑफलाइन के बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन है, रौनक जय श्री राम। आप मुझे बताओ कौन से चैप्टर के अंदर बेसिकली नोट्स वाला पार्ट बचा हुआ है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे अभिषेक सर ने ऐसा बोला कि बच्चे बोल रहे हैं कि नोट्स कुछ बाकी है। फटाक से लेक्चर हमने अरेंज करा। आप मुझे बताओ कौन से चैप्टर के नोट्स बाकी हैं। लिखवाना लिखवाना नहीं, मार्क करने की बात कर रहा हूँ। लिखने में अभी टाइम वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं यार, मार्क करने की बात कर रहा हूँ। आप फटाक से लिस्ट बनाइए, मुझे बताइए कि सर ये सब बचा हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ।
चलो ऑफलाइन है, उनसे बात करते हैं, आप पहले वो कर लो, उसके बाद पहले वो कर लो। दोस्त ऑनलाइन जल्दी से मुझे बताओ, कौन से चैप्टर के अंदर नोट्स बाकी हैं, मार्क करवाना या फिर लिखवाना। अगर मार्क करा हुआ है तो फिर लिखने का लोड मत लेना। मार्क करा दैट इज मोर देन गुड ना। जिसमें आपने मार्क ही नहीं करा हुआ, मुझे ऐसे चैप्टर की लिस्ट बताओ। जो लोग ऑनलाइन है 25 लोग, ऑल 25 ऑफ यू, अपना मॉड्यूल देखो और मुझे जल्दी से बताइए। तो हम फटाक से 5 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देंगे सर। ओके, टेल मी द नंबर्स। 14, 15, 18, 20 का मार्क करा हुआ है। और ठीक है, मैं 20 भी कंसिडर कर रहा हूँ इन दैट केस। 14, 15, 18, 20। दूसरा बताओ। और भी देखो, जो है सब खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो आज के बाद फिर ये भी बच गया। ओके, दोस्त ऑनलाइन, मुझे ऑफलाइन में ऐसा बताया गया कि 14, 15, 18 और 20 के अंदर मार्किंग नहीं है। आप लोग भी फटाक से देखे मुझे कंफर्म करके बता दो कौन से चैप्टर्स के अंदर मार्किंग नहीं है। तो हम फटाक से उसको पहले मार्क कर लेते हैं, जिससे आप एग्जाम में उसको पढ़ सको। तुम लोगों ने स्कैनर बाय करा? बहुत पहले तुमको इन्फॉर्म किया था। हाँ भैया, ऐसा स्टेटमेंट मारा कि हम लोगों को पास होना है तो हम लोग तो आ गए, ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी ने तो मारा था। कोई लड़की थी शायद। हाँ, सीएस के। स्कैनर लिया आपने? कैसा दिखता है बताना मुझे। अच्छा वो, मतलब आपने सुचिता प्रकाशन वाला लिया है। मैं टॉकिंग अबाउट दिस। नहीं, वो अच्छा है, उसमें कंटेंट ज्यादा है कंपेयर टू दिस। उसमें कंटेंट ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है। और एक ये है क्रैकर। आपने अगर वो परचेस नहीं करा तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। वो नहीं करा तो वो कर ले, तो फिर उसमें से ही पढ़ना, फिर ये दो दो मत करना। फिर वो करा तो फिर उसमें से ही करना। एक कश्मीर दीदी का मैसेज है, इनके साथ उसको जानते हैं, तो वो दीदी मुझे ऐसा बोल रही है, सेकेंड चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाले पार्ट में हमने कुछ मार्क नहीं किया है, चेक करिए, चैप्टर नंबर 2। ओके, कश्मीर हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखवाया है। प्रोड्यूसर कंपनी और फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में सेक्शन 380 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी मार्क करा होगा। कश्मीर देखना एक बार अपने नोट्स के अंदर आपने लिखा होगा चैप्टर नंबर 2, इनकेस नहीं लिखा तो हम करवा देंगे आपको। ठीक है, आई स्टार्ट विद चैप्टर 21, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो मिनिमम 6 मार्क्स वहां से। 20। मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आज, सारे के सारे। ओहो चार्ली, चार्ली, आपकी दीदी मुझे आज एनएम कॉलेज में दिखी थी। वो किसी से बात करी थी तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करा फिर सामने से जाके। आपकी होती है उससे बात आजकल या बंद है? होती है ना, बस होते रहना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे फोकस करना। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं पहले आपको फटाक से उनके बारे में बताता हूँ, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। आयुषी का मैसेज है, प्लीज चैप्टर नंबर 19 का भी मार्क करवा दो। 19 मार्क नहीं करा अपन ने, चेक कर। 19, 19, 19, 19 मार्क करा है कश्वी, आयुषी सॉरी। ठीक है कश्मी, मैं ओपन कर दूंगा नोट्स मेरे, आप मार्क कर लेना, ठीक है। आज के लेक्चर ऐसा कुछ बचना नहीं चाहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं कि आपको कुछ छोड़ दिया हो हमने। सिलेबस से हमने एक्स्ट्रा ही पढ़ाया आपको, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन सुनना। दिसंबर 2018, मतलब इसके पहले जो सिलेबस था उसके पहले यही सिलेबस था। दिसंबर 2018 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, और सेम क्वेश्चन आया था जून 21 में 3 मार्क का।
क्वेश्चन में बोल रहा हूं, डिफाइन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अंडर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। तो आपका जहां भी लिखा है वो आईसीसी, आपको उसको मार्क कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 3 मार्क का। दिसंबर 2018 में एंड जून 2021 में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी करके मार्केट वेरी, तभी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया होगा, अभी भी मार्क करवा रहा हूं, ठीक है, तभी मैंने करवाया होगा, अभी भी करवा रहा हूं। मैं एक बार आपका आईसीएसआई का आंसर रीड कर रहा हूं, सुनना। Sexual harassment of women at workplace Act 2013 makes it mandatory for every employer to constitute an internal complaints committee which entertains the complaints made by an aggrieved women। ठीक है, फिर उसके कंस्टिट्यूशन की बात करी जो मैं ऑलरेडी मार्क करा, इंपॉर्टेंट। द मेंबर्स ऑफ द आईसीसी आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड आईसीसी शुड कंसिस्ट ऑफ, पहला, अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हेड होगी, और वो ऑब्वियसली दीदी होनी चाहिए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो शैल बी अ वुमेन employed at a senior level at a workplace from the employees। super easy। दूसरा, not less than 2, मतलब कम से कम 2 होंगे, not less than 2 members from amongst the employees preferably committed to the cause of women। सिंपल भाषा बता दो, एनजीओ वेनजीओ जैसा कुछ, ठीक है, जो women के cause के लिए लड़ते हैं, उनमें से कम 2 होने चाहिए। एंड आखिरी, 1 member from amongst कोई उसे एनजीओ के बारे में अलग से बता दिया, amongst non-governmental organization or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment। Simple। तो 1 2 1, आपको 1 to 1 से याद रखना है उसको। A presiding officer not less than 2, 1 member। सी में उसने स्पेसिफिकली एनजीओ बोल भी दिया। आगे लास्ट लाइन, in order to ensure participation of women employees in the ICC proceedings, the act requires that at least, हमने ये भी मार्क कर रखा होगा, देखना, at least 1/2 of the members of ICC nominated by employer are women। मार्क करा हुआ है, सुपर इंपॉर्टेंट। 2 बार आ चुका है, तीसरी बार भी आ सकता है। दोस्त ऑनलाइन, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है, विद द टॉपिक दैट आई जस्ट डिस्कस्ड, आईसीसी। आगे बात करते हैं सर। एक और मुझे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, दोनों डिस्कस कर रहा हूं। पहला, सुन लो पहले क्वेश्चन, 2 बार पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन बोलता हूँ। एक बार सिंपल पूछा था, व्हाट इज द कंप्लेंट प्रोसीजर अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। कंप्लेंट का प्रोसीजर पूछा। इसको पूछने का एक दूसरा तरीका देखना, सेम क्वेश्चन बट घुमा के पूछा। मैं पढ़ता हूं आपके सामने। रेशमा, दीदी है कोई, is working as a computer operator in M Limited on contractual basis। ठीक है, as per manpower agreement all contractual employees are provided through outsourcing by H Limited only। One day she was working long after office hour due to extra workload। David, general manager of finance of M Limited, made unfair touch with her। She wants to file written complaint against him। बहुत बढ़िया कर रही है। Under the Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, advise her to file the complaint and what is the complaint procedure। तो जो ऊपर पूछा था एग्जैक्टली वही पूछा, बस घुमा के पूछा। कौन सा पेज नंबर पे है मेरा? 20.10, नहीं मेरे पेज नंबर लगे ना, देख, मुझे तो ये दिखा, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है भाई, तो ये दिखा, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। मॉड्यूल का पेज नंबर पता है? पढ़ रहा हूँ मैं, इसका आंसर पढ़ रहा हूँ, बाद में आपको इसका लिखवा भी दूंगा शॉर्ट में, इसका मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, ये लिखा है पर अच्छे तरीके से लिखा है। सेक्शन नंबर 9 जो सामने आपके खुला हुआ है, of prevention of sexual harassment of women at workplace makes following provisions relating to complaint of sexual harassment। पहला, to whom complaint can be made। 2 जन हो सकते हैं, या तो आईसीसी हो सकता है, एलसीसी हो सकता है। तो उसने लिखा था aggrieved women can make written complaint of sexual harassment at workplace to ICC or to LCC। खत्म। पॉइंट नंबर 2, ये लिखवाऊंगा बाद में, फिर सुन लो। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग कंप्लेंट, पढ़ चुके इसको ऑलरेडी। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट एंड इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, जब आखिरी बार कुछ गलत हुआ था वहां से 3 दिन। दूसरा पॉइंट। तीसरा, एक्सटेंशन,
सर हो सकता है कभी वो जो लेडी है वो शॉक में है या उस कंडीशन में नहीं है कि वो कंप्लेन कर सके, तो हम उसके लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो एकदम सेंसिबल लग रहा है मुझे। बोलता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन मेकिंग कंप्लेंट, द आईसीसी और एलसीसी for the reasons to be recorded in writing extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the women from filing the complaint within the set period। मतलब 3 महीने के अंदर कंप्लेंट नहीं कर पाई, उसको हम और 3 महीने दे रहे हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट, assistance in making complaint, if the aggrieved women is unable to make complaint in writing, reasonable assistance shall be rendered by the presiding officer। अभी पढ़ गए थे आईसीसी के अंदर पहला था प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो बोल रहा है रीजनेबल असिस्टेंस शैल बी रेंडर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ आईसीसी और एलसीसी फॉर मेकिंग द कंप्लेंट इन राइटिंग, उसकी आप हेल्प भी करवा सकते हैं। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक कंप्लेंट, अगर वो सामने नहीं आई तो उसका कोई उसके बिहाफ पे कोई आएगा। तो बोल रहा है इन केस द अग्रीव्ड वुमन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल इनकैपेसिटी, अ कंप्लेंट मे बी फाइल्ड बाय द फॉलोइंग पर्संस विद रिटन कंसेंट ऑफ द अग्रीव्ड वुमन। कौन कौन? उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई फ्रेंड, कोई कोवर्कर, ऑफिसर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट। इजी, लिखें इसको अपन। आपकी बुक में आगे सो सब लिखा हुआ है पर इतना अच्छे से पॉइंट वाइज से लिखा हुआ, तो हम पॉइंटर्स बना रहे हैं एकदम शॉर्ट में, नॉट इवन हाफ द पेज। स्टार्ट करिए दोस्त ऑनलाइन, अभी प्लीज साथ में करते जाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं भी करवा रहा हूं आपको। तभी मार्क किया था, अभी भी मार्क कर रहे हैं। हेडिंग देंगे कंप्लेंट प्रोसीजर, हेडिंग देंगे कंप्लेंट प्रोसीजर, कंप्लेंट प्रोसीजर अंडर sexual harassment of women at workplace, complaint procedure under sexual harassment of women at workplace। बाजू लिख सकते हैं आप सेक्शन नंबर 9, sexual harassment of women at workplace, बाजू में लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 9। हेडिंग नंबर 1, 5 हेडिंग देंगे। पहली हेडिंग, टू whom complaint can be made। फर्स्ट हेडिंग आंसर के अंदर, फर्स्ट हेडिंग आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग टू whom the complaint can be made, to whom the complaint can be made। उस पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं। मैं शॉर्ट पे बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में इसको बड़ा बड़ा करके लिखना है, ठीक है? मैं शॉर्ट पे बोल रहा हूँ बिकॉज आप याद वैसे ही होगा। रिटर्न कंप्लेंट टू आईसीसी और एलसीसी, रिटर्न कंप्लेंट टू आईसीसी और एलसीसी। पहला पॉइंट खत्म हो गया सर। पॉइंट नंबर 2, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग कंप्लेंट, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग कंप्लेंट। उसके अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इंसिडेंट, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months from date of the incident and in case of series of incidents and in case of series of incidents comma within 3 months, within 3 months from the date of last incident, within 3 months from the date of last incident। Number 3, extension of time in making complaint, extension of time in making complaint। सिर्फ एक आधी लाइन लिखेंगे, up to 3 months, up to 3 months extension of time in making complaint। दीदी अगर 3 महीने में कंप्लेंट नहीं कर पाई कोई बात नहीं, हम आपको और 3 महीने देंगे। तो थर्ड पॉइंट के अंदर मैं लिखा अप टू 3 months। पॉइंट नंबर 4, असिस्टेंस, हेल्प करना, असिस्टेंस इन मेकिंग कंप्लेंट, असिस्टेंस इन मेकिंग कंप्लेंट बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके अंदर
बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ और एनी मेंबर ऑफ आईसीसी और एलसीसी, एनी मेंबर ऑफ आईसीसी और एलसीसी इन राइटिंग, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रूफ, इन राइटिंग बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ आईसीसी और एलसीसी इन राइटिंग, उसकी हेल्प आप ले सकते हो। लास्ट पॉइंट, अदर पर्सन, अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक कंप्लेंट, अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक कंप्लेंट। उसके अंदर रिलेटिव, आपके आसपास के लोग, रिलेटिव, फ्रेंड, कोवर्कर, रिलेटिव कॉमा फ्रेंड कॉमा कोवर्कर। एक और एक लंबा पॉइंट है जो हम लिखेंगे नहीं, ऑफिसर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्टेट वुमेन कमीशन। अबे इतना गंदा पॉइंट है कि इसकी वजह से पूरा आंसर गंदा लगेगा, नहीं लिखेंगे, कॉमा करके एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट। तीन के बाद चौथा लिखा एनी पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट, मतलब ना उसका रिलेटिव, ना उसका फ्रेंड, ना कोवर्कर, पर कोई और जिसको इसके बारे में भनक है वो भी कंप्लेन कर सकता है। फुल स्टॉप, दैट्स इट। कितना ज्यादा आसान है सर, कितना ज्यादा आसान है। हम रिकॉल करने की ट्राई करें, सेक्शन 9 में क्या लिखा था। तो पहले हमने लिखा सर कंप्लेन कहाँ फाइल करेंगे, तो हमने बोला आईसीसी या एलसीसी, राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन राइटिंग टू आईसीसी एलसीसी। सर कितने टाइम में करेंगे, 3 महीने में करेंगे। 3 महीने कहाँ से, इंसिडेंट हुआ, गलत चीज हुई वहां से, और अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए तो लास्ट इंसिडेंट से 3 महीना। सर नहीं कर पाए फॉर वॉट एवर रीजन, कोई बात नहीं, एक्सटेंशन देंगे, वही 3 मंथ्स, तो याद करना भी इजी है, 3 महीना 3 महीना। उसके बाद हम असिस्टेंट की हेल्प में ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने बोल दिया कि सर आप अगर खुद रिटर्न में कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपके बिहाफ पे वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो सब थे, वो भी सी आपकी हेल्प कर देंगे इन राइटिंग कंप्लेन करने में। एंड उनके अलावा आपके रिलेटिव्स, आपके कोवर्कर्स, आपके फ्रेंड्स या एनी अदर पर्सन हु हैज नॉलेज इंसिडेंट, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। खत्म, 1 2 3 4 5, कितना ज्यादा इजी। जून 2022 में आया था, 5 मार्क का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अच्छा पॉइंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ लिखना नहीं है अभी। राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर, सेक्शन नंबर 19 निकालो, तब तक टाइम वेस्ट मत करो, सेक्शन 19 निकालो, 1919। राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। मुझे पेज नंबर बताना प्लीज, इन केस यू आर, नहीं नहीं मॉड्यूल में, सब सीक्वेंस में दिया है वैसे तो, मिल जाएगा फटाक से। ये रहा देख, क्या खतरनाक मार्क कराया, तुम लोग बोल रहे मार्क नहीं करा। देख, मैंने बताया भी था याद करने का तरीका, ए बी सी साथ में, डी एफ साथ में, जी एच साथ में और आई जे साथ में, 10 ही पॉइंट्स होने चाहिए, 10 ही पॉइंट्स है। मार्क कर लो प्लीज, मॉड्यूल में या मेरे नोट्स में, इनके सामने मार्क नहीं करा तो। याद करने का तरीका ही बता रखा मैंने, ए बी सी साथ में, डी ई एफ साथ में, जी एच साथ में, आई जे साथ में। पढ़ते हैं एक बार, मेमोरी में चला जाएगा। प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस, डिस्प्ले एट कॉन्स्पिक्यूअस, इनके साथ उससे कंफर्टेबलनेस नहीं आ रही, उसका मतलब होता है जो इजिली दिख जाए। डिस्प्ले एट एनी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन द वर्क प्लेस द पीनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, क्या आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, आईसीसी में ले जाएंगे, एलसीसी में ले जाएंगे, सब कुछ। इसे सामने वाला करने से 10 बार सोचे। तीसरा, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, उनको हमको एजुकेट करना है, कैसा कुछ भी होता है फटाक से आके इसको बताने का, उनको तो नहीं सपने आ रहे हो कि इसको बोलूं मैं। तो बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स फॉर सेंसिटाइजिंग द एम्प्लॉइज विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे दिखा दो कि आपने ऐसा कुछ गलत करा, लड़के के लिए बोल रहे ऑब्वियसली, आपने ऐसा कुछ गलत करा तो आपके साथ ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको डरा दो। और तीसरा अभी भी सबसे आसान पॉइंट, वर्कशॉप क्रिएट करो, ठीक है। नेक्स्ट,
अगले 3 जो साथ में करेंगे, जिसमें कमिटी बीच में आएगी, इसलिए वो 3 मैंने साथ में रखे हुए हैं। DEF तीनों में कमिटी है, देख। D, प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू द ICC और LCC, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्ट इन सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड विटनेस बिफोर ICC LCC, सो जजमेंट दे सके। तो असिस्ट इन सिक्योरिंग, हेल्प करना द अटेंडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड विटनेस, ठीक है। जो बेसिकली दोषी वोषी है, वो जो भी उसको प्रूव करना है गलत, तो उसको हम लेकर आएंगे। एंड वो आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना है, दैट इज मेक अवेलेबल सच इंफॉर्मेशन टू ICC और LCC एज अ केस। तो DEF कमिटी वाले पॉइंट्स हो गए, कितना सा। तो ABC में हमने अवेयर करवाया, ABC में अवेयर करवाया, DEF में कमिटी की बात करी, GH में बेसिकली उसको तोड़ देंगे सामने वाले को, लड़के को। G, provide assistance to the women if she so chooses to file a complaint in relation to the offense under Indian Penal Code, मतलब मस्त जेल होगी सर, मजा आएगा। H, cause to initiate action under वापस Indian Penal Code, अगले 2 पॉइंट IPC के धारा के हो गए, तो वो 2 पॉइंट हम साथ में कर लेंगे। तो 3 + 3 + 2 8 पॉइंट वैसे हो गए। एंड लास्ट 2 मिसलेनियस, treat sexual harassment as a misconduct under the service rules and initiate action for such misconduct, लास्ट को आपको सीरियसली लेना है। एंड लास्ट, मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय द इंटरनल कमिटी। 10 पॉइंट्स है, 3 मार्क का था, कम से कम 6 पॉइंट लिखना है। एंड आपको अगर 8 पॉइंट आ रहे हैं याद, तो 8 लिख कर आने का। वापस बोल रहा हूं आपको कि नेवर थिंक इट लाइक दिस, लाइक ऐसा तो कोई नहीं सोचता होगा 3 मार्क के में 3 पॉइंट लिख कर आते हैं, ऐसा तो कोई नहीं सोचता होगा। बेसिकली बच्चे सोचते हैं 3 मार्क्स मतलब 6 पॉइंट लिख के आते हैं, गलत नहीं है वो सोच, मार्क्स मिल जाएंगे। बट इफ यू कैन रिकॉल 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स लिख कर आने का समय मानता, मार्क्स आपको डेफिनेटली 3 में से 3 पे मिल जाते हैं। डन, चैप्टर में कुछ नहीं। आपने अगर कुछ मार्क नहीं कर रखा तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ लास्ट पेज से, या फर्स्ट पेज से ओपन कर लेता हूँ, एक फ्लो बन जाएगा। मैंने मार्क करा हुआ है यहाँ पे ये एज सुपर इंपॉर्टेंट, जो आगे भी रिपीट होने वाला है, डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, महा इंपॉर्टेंट। 2 मार्क या 3 मार्क का इसका औकात है। आगे ये मार्क कर लेने के बाद नेक्स्ट मैंने कुछ मार्क नहीं करा है, देख ले, एक बार रीड कर रखा तो भी चलेगा। एम्प्लॉयर, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स से क्या कर लो फटाक से, आधे घंटे के अंदर, मेरे लेक्चर के आधे घंटे में अपन 6 मार्क्स सीख करने की ट्राई कर रहे हैं। एम्प्लॉयर डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख, रिपीट हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट, वापस से मार्क नहीं करें, ऑलरेडी ऊपर मार्क कर लिया उसको, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ही में ही आएगा जब हमने मार्क कर रखा है सेक्शन 3 के अंदर। देख मैंने लाइन करा यहाँ पे, सेक्शन 3 हैज फर्दर वाइडन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ऊपर जो पढ़ा था सर वो तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोनों लिख कराएंगे ऑब्वियसली। कश्मी क्या 605 समझा नहीं मैं। ओके, पेज में तो ओपन ही ना, यस, बाकी लोगों को बता रही होगी वो, ठीक है। और कुछ मैंने मार्क नहीं करा उसमें, नेक्स्ट पेज में कुछ मार्क नहीं करा। इसको ऑलरेडी हमने मार्क कर लिया, एग्जाम में 2 बार आ चुका, इससे तो क्या बताऊं मैं, इंपॉर्टेंट ICC हमने अभी क्लास में उसका क्वेश्चन भी रिपीट करा वापस। सेम गोस फॉर LCC, पर LCC इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको LCC में अगर कुछ याद करना ही है तो आप कंपोजिशन याद कर लेना। वहां पे पता है 1 to 1 था, यहाँ पे 1 1 2 दिख रहा है मुझे। इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है मैंने ऑलरेडी। सेक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया, सुपर इंपॉर्टेंट वाज कंसिडरेशन, ठीक है, बार रीड कर लो, बहुत हो गया। मार्क करा इसको हमने, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, 5 6 क्वेश्चन ही मार्क करा रहा हूँ सिर्फ, उतना आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी एक बार रीड करा तो भी चलेगा, छोड़ना कुछ नहीं है, रीड तो करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर,
खत्म हो गया। तो इनके 5 क्वेश्चन टिक करवाए मैंने आपको, 5, और श्योर आपको वो 6 मार्क्स देके जाएंगे, उससे ज्यादा कभी आ सकता है। डन 20। अगला आप कौन सा बोले थे मुझे? 18, 20 के पहले वाला, सॉरी उल्टा जा रहा हूं मैं, 18 ओपन कर रहे हैं। निकालिए चैप्टर नंबर 18। मॉड्यूल के आसपास ही कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, 4, 3 या 4 ही बोलूंगा, सिर्फ वो लिख लेना सिर्फ शॉर्ट में। 3 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, मुझे ऑलरेडी दिख गए। आप, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, इंशाल्लाह आपको याद हो। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक बार, एक्सप्लेन द डिडक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। मिला क्वेश्चन? एक पेज नंबर देखिए एक बार, 18.3 मेरी बुक है तो। ये रहा, देख ले तेरे सामने, इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है। मॉड्यूल आईसीएसआई की मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 496 पे है, देख लेते सामने, इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है और एग्जाम में 3 बार आया हुआ है, 3 टाइम्स, जस्ट इमेजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको कैसा आया था। एक्सप्लेन द डिडक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तभी मार्क करा था, अभी भी मार्क करा हुआ है। मैं आपको बाकी भी मार्क करवा देता हूँ फटाक से। स्टार्ट नाउ, जल्दी से मार्क कर लो, मार्क नहीं कर रखा तो। आप बोले थे 18 में मार्क नहीं करा, पागल, मार्क कर लेना, नहीं लिखेंगे अभी। मार्क करा हुआ है ऑलरेडी, देख ले, आगे आगे यूनिट्स भी देख ले, 18 के अंदर मल्टीपल यूनिट्स हैं, आगे भी देख लो, और कोई यूनिट में कुछ मार्क नहीं कर रखा तो फटाक से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो। ओके, आई फाउंड अ क्वेश्चन काम का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। आई थिंक यूनिट नंबर 2 था ना ये तो, मिनिमम वेजेस एक्ट वाला। हाँ ये रहा, ये देख ले, मार्क करा हुआ है, ऑलरेडी मार्क करा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है 2 बार। दिसंबर 2008 में आया था 3 मार्क का, जून 2011 में 5 मार्क का। यस, मेरी मॉडल में नहीं पता मुझे, आईसीएसआई में इट इज 502, स्टार्टिंग में ही होगा। ये सारे क्वेश्चन में 10 बार देख चुका हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्लास में ही मार्क करवा दिया था मैंने। नेक्स्ट मार्क कर लेना एम्प्लॉय का डेफिनेशन, एम्प्लॉय का डेफिनेशन। और एक आखिरी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये रहा, 3 बार आया हुआ है अगेन। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सेक्शन नंबर 5 निकाल, कहां पे है? सेक्शन नंबर 5, ये रहा, देख ले भाई, स्टार अभी नहीं मारा है, पहले से मारा हुआ है स्टार। जून 2009 5 मार्क, दिसंबर 2010 5 मार्क, दिसंबर 2011 5 मार्क, जब भी पहले था सिलेबस के अंदर।
ठीक है, यूनिट नंबर 3 पे हूं मैं, यूनिट नंबर 3 पे हूं मैं। एग्जाम में तो नहीं आया, पर मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मैं डिस्कशन हो गया था, सुनना। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पे हूं मैं। क्वेश्चन सुना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रकाश चंद्र is working as a salesman in a company on salary basis. The following payments were made to him by the company during the previous financial year. सर कौन कौन से पेमेंट करे, लिखते रहो एक बार, आपको फटाक से आंसर लिखवा दूंगा। दो दो वर्ड लिखने सिर्फ। उसको सैलरी में पे करा गया, नंबर 1 लिखो, ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। नंबर 2 उसको पे करा गया डियरनेस अलाउंस। जल्दी लिखिए। हमने एक आदमी को सैलरी पे करी जो सेल्समैन है, और उसके अंदर क्या क्या पे करा हमने उसको, तो हमने बोला कि हमने पहले उसको पे करा ओवर टाइम अलाउंस, फिर हमने उसको पे करा डियरनेस अलाउंस। तीसरा, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। तीसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड। लास्ट, वैल्यू ऑफ फ्री फूड, वैल्यू ऑफ फ्री फूड। ये रहा, देख ले, मार्क कराया ऑलरेडी मॉड्यूल में, आईसीएसई के मॉड्यूल में 516 पेज पे ऑलरेडी मार्क करा हुआ है। आपको सिर्फ बताना है इसमें से कौन सा वाला पार्ट सैलरी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। सैलरी की जो डेफिनेशन है उसमें इनमें पांचों में से कौन सा सैलरी का पार्ट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। डेफिनेशन आपके सामने है, देखिए मुझे बताओ जल्दी से। ओवर टाइम अलाउंस, हाँ या ना। वेरी गुड, लिखो जहां पे मैंने लिखा सामने क्रॉस, क्रॉस। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर ये सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपने लिखा है डीएनएस अलाउंस, हाँ कि ना। हाँ, सामने टिक मारो, टिक। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पर साइड में लिख देना। तीसरा, कमीशन ऑन सेल्स, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड, पागल हो गया क्या, पेंशन फंड वाला यहाँ पे सैलरी में कहां से आ जाएगा। एंड द लास्ट वन, वैल्यू फॉर फ्री फूड। यस, एग्जाम में कभी नहीं आया, बट मुझे क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा तो आपको मैंने करवा दिया बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, जो मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है कि सर ये काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यूनिट का लास्ट। 4 बार एग्जाम आया हुआ है, 4 बार। सेक्शन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किया थोड़ा सा। An employee was dismissed from service for an act of misconduct. The company did not pay any bonus to the dismissed employee for the accounting year in which the dismissal took place. Is this action of the company justified? सबको पता है आंसर यस। सिर्फ यस लिखने से आपको 3 मार्क आया था। यस लिख के 3 मार्क नहीं, यस लिख के 1 मार्क मिलेगा। आपको थोड़ा पोजीशन और लिखना पड़ेगा। इसने क्या लिखा है, यस एज पर सेक्शन 9। हम एज पर सेक्शन 9 लिखेंगे, हम लिखेंगे एज पर बोनस एक्ट an employee shall be disqualified from receiving bonus under the act if he is dismissed from the service for riotous or violent behavior, that is misconduct, while on the premises of the establishment. Hence the action of the company is justified. 3 मार्क फ्री के। कौन से पेज पे दिया हुआ है? मुझे क्यों नहीं मिला? ये रहा, देख स्टार मारा हुआ है, देख ले स्टार मारा हुआ है। जितने क्वेश्चन में को 3-3 4-4 दिख रहे हैं, सब में स्टार मिलेगा। सब मैं पढ़ चुका हूं ऑलरेडी, 10-10 बार। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस वो तो याद होगा, मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस वाला पॉइंट तो 8.33%, 20% ऐसा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, वो काम का है। आज तक तो एक बार दिखा नहीं मुझे, पर मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं करवा रहा हूँ फिर भी आपको। ठीक है ना, हमको एज अ सीएस आना चाहिए, एग्जाम में आया ना, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आएगा ना भाई। 3 लाइन का आंसर है सिर्फ, मैं लिखवा रहा हूँ आपको।
लिखिए, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दो फायदे हैं सर। स्टार्ट करिए लिखना। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, टॉपिक भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी of 18,000 per month in XYZ Limited. फुल स्टॉप। तो पहली बार तो क्वेश्चन आएगा सर एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबल तो है बिकॉज 21,000 से कम है ना, तो हम आंसर लिख रहे हैं। ही इज एम्प्लॉय, एकदम शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ही इज एम्प्लॉय एंड हेंस एलिजिबल टू रिसीव बोनस, ही इज एम्प्लॉय and hence eligible to receive bonus as his salary, as his salary does not exceed 21,000, as his salary does not exceed 21,000. Last line. However, however, for the purpose of calculating, however, for the purpose of calculating minimum and maximum bonus, however, for the purpose of calculating minimum and maximum bonus, his salary will be restricted to, his salary will be restricted to rupees 7,000. His salary will be restricted to 7,000. आप कैलकुलेट मुझे बताओगे मिनिमम बोनस का फिगर कितना आ रहा है, मैक्सिमम बोनस का फिगर कितना आ रहा है, आप करोगे और मुझे बताओगे। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट। आपके पास कैल्सी है, कैल्सी नहीं तो मोबाइल में करो, किसी में भी करो, पर करोगे आप ही, मैं नहीं करूंगा। 18,000। पर कैलकुलेशन के लिए हम 7,000 कंसिडर करते हैं। बताइए सर, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? ऑनलाइन वालों, इन केस यू हैव फाउंड आउट द आंसर, मैसेज करना मुझे। सर एनी आंसर्स, मिनिमम और मैक्सिमम का फिगर? ओके, रॉन्ग है। और नेक्स्ट? 580 थी, आपको लगता नहीं आपने पर मंथ का निकाला? ऑब्वियसली ईयरली चाहिए, इंटू 12 करेंगे। वेरी गुड। और मैक्सिमम? वेरी गुड, आंसर राइट है। कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मिनिमम बोनस, वेरी गुड कश्वी, जैन का आंसर आ गया। मिनिमम बोनस 7,000 इंटू 12 इंटू 8.33%। मैक्सिमम बोनस 7,000 इंटू 12 इंटू 2020%। एंड यू गेट द आंसर। कभी एग्जाम में नहीं आया आज तक, बट आ सकता है। एक और अच्छा क्वेश्चन किया अपन ने। इक्वल रेम्युनरेशन में से मुझे एक क्वेश्चन लग रहा है काम का, 3 बार आया हुआ है। दिसंबर भैया जैसे बोलते हैं, दिसंबर 95 में आया हुआ है 5 मार्क का, जून 2000 में आया हुआ है और जून 2001 में आया हुआ है। तीनों बार 5 मार्क का आया था। क्वेश्चन गोज लाइक दिस: what are the duties of the employer relating to payment of equal remuneration and recruitment under the Equal Remuneration Act 1976? निकालिए पेज नंबर। सेक्शन नंबर 4 होगा।
ये रहा, देखिए मैंने 2H मार्क कर रखा है और डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट भी मार्क कर रखा है। एग्जाम में 3 बार आ चुका है। जो मैंने मार्क करा है इसने एग्जैक्टली आंसर में वही लिखा है। मैं आंसर पढ़ रहा हूं एक बार। सेक्शन नंबर 4, लास्ट यूनिट। मैं बोल देता हूँ इनके साथ को मिल नहीं रहा तो फाइन। सुनना, आंसर सुनना। ओ दीदी पागल, चुप। इट इज ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर to pay same wages to the workmen of both sex performing same work and work of similar nature. Thus, employees under a duty to not make discrimination while paying remuneration to men or women. It should be noted that employers shall not reduce the rate of remuneration of any worker for the purpose of complying with the rule of equal remuneration. खत्म। कितना आसान था। मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं करना हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है सर। सिर्फ इतना सा लिखा है इसने, आईसीएसआई का आंसर है। स्ट्राइक होना चाहिए ना, वो बड़ी बात है। merely 4 lines, merely 4 lines। तो 18 खत्म हो गया, मैं ऐसा मान रहा हूं। 20 डन, 18 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपने 14 और 15। 14 तो आपका पूरा वही वाला है ना जो आपने CSED में पढ़ा था, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इतना उसका हाई वेटेज भी नहीं है, 4 मार्क मैक्सिमम, वो भी आया तो इतना लोड नहीं है उसका। नहीं, मेरे वाले में देख लेता हूँ एक बार, मुझे पता है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डन, मैंने ओपन करा 14, जो ही लो छू। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। So in case you are short of time, you can ignore chapter number 14. Those online, I hope आपको समझ गया होगा। आज तक कभी नहीं पूछा यहाँ से आपको। CSET का है तो अलग बात है, बाकी ठीक है, आपके टाइम नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। 15 में से कुछ भी नहीं दिखा मुझे, दोनों में कुछ नहीं दिखा। Evaluation of labor legislation and need of labor code, I could not find anything from the past। देख, मैंने कुछ मार्क भी नहीं कर रखा 14 के अंदर। आप बोल रहे सर आपने मार्क नहीं करवाया, मैंने खुद ने मार्क नहीं कर रखा। देख क्या करो, देखो मार्क खुद ही मार्क नहीं कर रखा, आए नहीं कभी कुछ यहाँ से। 15 आपने बोला मार्क नहीं करवाया, एक क्वेश्चन मार्क करा है मैंने, दैट्स इट। मार्क कर लो इन केस यू आर नॉट मार्क्ड। आ सकता है, ये आ सकता है। हाँ पूरा करूंगा रे, मार्क तो कर एक बार। फीचर्स ऑफ न्यू लेबर कोड्स, इनके सामने मार्क नहीं करा, मार्क कर लीजिए। मैंने तब भी कहा था और अभी बोल रहा हूँ कि आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। डन। क्या वो चार्ली जी तेरे को, तूने कोई दूसरा चैप्टर तो नहीं कर रखा था ना, तो कुछ भी कर सकता है। अब डिस्कस करें। जो मैंने मार्क करा है उतना ही याद करना, उतना ही लिख कर आना। पूरा याद करने जाओगे उतना भी नहीं होगा जितना मैंने मार्क कर रखा है। ICSI मॉड्यूल के अंदर इट इज पेज नंबर 397। मिला, स्टार्ट नाउ। पहले समझते हैं कोड का मतलब क्या होता है। यू माइट नॉट बी नोइंग कोड का मतलब। पता है किसी को कोड का मतलब क्या होता है? फीचर्स ऑफ न्यू लेबर कोड्स, कोड का मतलब क्या होता है? इधर कोड का मतलब क्या है? एक ही लेबर को लेके कम से कम 8 एक्ट है इंडिया के अंदर, एक लेबर को लेके।
वो अपना मिनिमम वेजेस एक्ट और ये सब बहुत सारे एक्ट थे, हमने उन सबको मिला के एक कर दिया। तो जब बहुत सारे एक्ट को मिला के अपन एक कर देते हैं उसको अपन बोलते हैं फिर कोड। सिंपल। आपने नाम सुना होगा ना इंशाल्लाह, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वो कोड क्यों है? क्योंकि इतने सारे एक्ट थे जो डील करते थे इस चीज के अंदर पैसा रिकवरी करने में, तो हमने इन सबको मिला के एक कर दिया। तो एक करके फायदा क्या होगा सर? कंफ्यूजन कम हो जाएगा, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी, क्लैरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, वही सब लिखेगा यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। पहला, मोस्ट लेबर रूल्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेसेस लार्जर देन अ पर्टिकुलर साइज। मार्क करा उसको मैंने। दूसरा, सिंपल एंड, आगे देख जो मैं बोल रहा था, सिंपल एंड अकाउंटेबल सिस्टम। अकाउंटेबल मतलब तूने कुछ गलत किया मैं तुझे पकड़ सकता हूँ। सिंपल एंड अकाउंटेबल सिस्टम विल सिंप्लीफाई दी प्रोसेसेस। वन रजिस्ट्रेशन, वन लाइसेंस, सिंगल रिटर्न फॉर ऑल द कोड्स। रिटर्न मतलब आपने जो साल भर करा वो बताना पड़ता है सामने अथॉरिटी को, तो अलग अलग अथॉरिटी को अलग अलग बताया, ऐसे अच्छा एक रिटर्न देंगे उसमें सब कुछ लिख देंगे। तो याद करने के लिए, इजी पॉइंट के लिए, आई वुड सजेस्ट पॉइंट नंबर 2 याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 4 देख, 6 मिनिमम याद करने, 6 मिनिमम याद करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 6 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 अगेन मैं मार्क कर रहा हूं, एक बार में याद हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे बोलता है the complexity of labor laws has led to many compliances which has increased the burden of compliance on businesses। तो इतना कॉम्प्लेक्स था, इसके लिए यहां जाओ उसके लिए वहां जाओ, ऑल इन वन कर दिया। तो the complexity of labor laws has led to many compliances which has increased the burden of compliance on business. On the other side, the labor enforcement apparatus has been unsuccessful due to weak enforcement. Some of these issues are covered by the codes। ये लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी सर। Some of these issues are covered by the codes। तभी तुम्हारा हेडिंग हुआ फीचर्स ऑफ न्यू लेबर कोड्स। लास्ट वाला नहीं लिखना पड़ेगा, सम ऑफ दीज इश्यूज आर कवर्ड बाय द कोड्स। हमने इनका ध्यान रखा है इन कोड के अंदर। 7 पॉइंट, कितना टट्टी पॉइंट है 7 देख। द कोड्स ग्रेटली सिंप्लीफाई लेबर रूल्स। कितना पहले मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि चीजें इससे आसान हो जाएगी। द कोड्स ग्रेटली सिंप्लीफाई लेबर रूल्स। 9th, अभी अभी 3 मार्क का क्वेश्चन करके आ रहे हैं अपन। द लॉ फॉरबिड्स, रोकता है, discrimination based on a gender when it comes to hiring new employees or for similar or identical jobs and determining pay। Last point, easiest amongst all, अब तक जितने करोगे सबसे ज्यादा easy अब कर रहे हैं। 11th, the code outlines punishment for offenses committed by an employer। तो उसकी फटेगी कुछ गलत करने से पहले। 5 मिनट मार्क करेगा इस मैंने। हाँ, छठा आपको जो भी अच्छा लगे अमंगस्ट पॉइंट नंबर 1 3 5 6 8 10, कोई भी एक आपकी मर्जी का आप मार्क याद कर लो, पर ये 5 इज बेयर मिनिमम। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आने के चांस हाईएस्ट है। इजी। 14 15 18 20, 1 घंटा भी नहीं अपन को डील कर लिया 5 चैप्टर्स, और गंदे वाले 5 चैप्टर। बताओ नेक्स्ट, बताओ जल्दी, नहीं तो फिर मैं मेरे एंड से बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स। पहले तुम्हारा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा तो मैं भिजवा भी सकता हूँ किसी मैसेज के थ्रू। तुम्हारा इज मोर इंपॉर्टेंट। कौन सा? लाइसेंसेस वाला? हाँ भाई, तो वही तो 13 बे। यही ना? अच्छा, इसमें 11th है, ओके। देख, ये तो मैंने आउटलाइन को मना कर दिया था। ये चाइना में क्या होता है, यूके में क्या होता है, घंटा, वही बोल रहा हूँ। तो ये तो आउटलाइन छोड़ ही दो। आई थिंक इसमें आपको मैंने 2 क्वेश्चन मार्क करवाए थे, बस वही दो तो करने का है। हाँ, और मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो पैसा कैसे मिलेगा मुझे, और मैं कैसा फॉरेन से रेज कर सकता हूँ, तो ही क्वेश्चन तो मार्क करवाए इसके अंदर, मुझे अभी तक याद है यार। देख ले, महा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसमें ओपन करता हूँ, एक सेकेंड।
7 सॉरी ये रहा। रिसेंट की बात कर रहा हूँ, पीछे नहीं जा रहा मैं। जून 2019 4 मार्क, जून 2021 5 मार्क। एक क्वेश्चन जो आपके सामने ओपन है, रिसेंट की बात कर रहा हूँ, पुरानी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। रिसेंट में दोबारा आ चुका है। एक क्वेश्चन और दिखा मुझे, एक सेकंड में और भी देख लेता हूँ एक साथ। एक पॉइंट निकालो। एक बार 4 मार्क का आया था, एक बार 1 मार्क का आया था, और एक बार वापस 4 मार्क का आया था। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ ट्रस्ट आउटसाइड इंडिया अंडर द फेमा? शेड्यूल नंबर 4 ऐसा कुछ दिखेगा वहां पे। देख, दिख रहा है क्या? देख, एक बार दिख रहा है, शेड्यूल 4 करके कुछ दिखेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ ट्रस्ट आउटसाइड इंडिया अंडर फेमा। मैं ओपन करता हूँ। ये तो बताइए ना, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। 99% चांस है इन दो में से कोई एक आएगा, बट ठीक है, अभी देख लेते हैं ना। ये भी आया हुआ है। कर लो, जल्दी कर लो, ये भी आया हुआ है। जल्दी करिए। मार्क कर लिया? कितना इजी है। एक मिनट देना मुझे। बता देता हूँ, एक ही मिनट में, जो ढूंढो मिल जाए मुझे एक बार। एक ही मिनट बस। रूल 14 ढूंढ रहा हूँ मैं। नहीं, इसमें कुड नॉट फाइंड। ठीक है, डाउट आया। ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। पहले तो ये समझ लो, गवर्नमेंट रूट का एक और नाम ही होता है अप्रूवल। एग्जाम में हैपन टू फाइंड अप्रूवल रूट, आपको क्लिक होना चाहिए, उसका मतलब गवर्नमेंट रूट ही होता है। अगर बाहर वाले को इंडिया में एफडीआई करना है, मतलब बाहर वाले को इंडिया में आके फैक्ट्री खोलना है या किसी का जॉइंट वेंचर करना है, तो उसके पास दो तरीके हैं। सर, या तो यहाँ पे आके सीधा धंधा शुरू कर दे, क्योंकि उस धंधे के अंदर गवर्नमेंट का परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है स्पेसिफिकली, तो हमने उसको बोल दिया ऑटोमेटिक रूट। पर अगर गवर्नमेंट का परमिशन लिए बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते, उनका परमिशन लेना पड़ेगा, तो हम उसको बोलेंगे अप्रूवल रूट या गवर्नमेंट रूट। कितना सिंपल है। ठीक है, बाकी इसमें से आप सिर्फ रीड कर सकते हो, नथिंग मच। मैं इंडेक्स में 2 मिनट अगर। आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 9, सुनो मैं बोल रहा हूँ वो, आपके चैप्टर 1 से 9 इतने ज्यादा बेस्ट होने चाहिए कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप हग नहीं सकते। 1 to 9 बोल रहा हूँ। ट्रस्ट में हमने उसको इतना डीप में करा है जो कोई क्लास में नहीं करा होगा। 1 to 9 की बात करूं, मैं बाकी चैप्टर में बोल रहा हूँ, मैं 1 to 9 में बोल रहा हूँ आपको सिर्फ। हमने इतना डीप में करा है जो किसी क्लास में नहीं करवाया होगा। आपने दोस्तों से पूछा है तो दूसरी क्लासेस में। बिजनेस कोलैबोरेशंस, बाद में फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट तो आता भी नहीं एग्जाम में, फिर भी अपन इसको 2 क्लास दिए थे। कन्वर्जन, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, एलएलपी, कंपनी के टाइप्स एंड सिलेक्शन। ये 9 आपके बेस्ट होने चाहिए। अगर ये 9 के बेस्ट है तो समझ लो आपके 60 में से अराउंड 45, 40 to 45 सिक्योर हो चुके हैं। 40 to 45, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। सर क्यों? अगर आप 45 में का अटेम्प्ट कर कर आते हो, तो 45 थोड़ी आएंगे। विल गेट अराउंड 30 to 35।
आपका कुछ भी करके एम एसबीसी में होना चाहिए। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तो, अगर एकदम ऑप्टिमिस्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, पेसिमिस्टिकली बोल रहा हूँ, 60 to 65। एकदम पेसिमिस्टिक, मतलब एकदम बोलो गंदे से गंदा पेपर गया और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आया, तब का बोल रहा हूँ 60 से 65। फायदा होगा किसमें? एग्रीगेट में। दिस इज द सब्जेक्ट हमने इसको क्लास में जैसे पढ़ा हुआ है, आराम से 60 का सेम कर सकते। मैं कंपनी लॉ में आपको नहीं बोलूंगा, तो अभिषेक सर ने पढ़ाया, फिर मैं आपको नहीं बोलूंगा कंपनी लॉ, बिकॉज बहुत गंदी चेकिंग करते हैं वो लोग। आपके सीनियर्स होंगे तो उनको बताया होगा आपने शायद, नहीं? आपका कितना भी अच्छा कंपनी लॉ का पेपर गया हो, मार्क्स ही नहीं देते, देते ही नहीं है। अपने सीनियर से पूछना। एसबीसी में दिल खोल के देते हैं, और पढ़ा भी दिल खोल के। तो चैप्टर 1 to 9 आपके बेस्ट होने चाहिए। आप स्टार्टिंग वैसे करना, आपको ऐसा लगे तो 1 to 9 सबसे पहले निपटा देना। उसके बाद बात करूं 10th की, बहुत ही ड्राई सा चैप्टर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। 11 में 2 क्वेश्चन करने हैं, 12 बकवास सा चैप्टर है, 13 पे आना। ठीक है, पहले 9 चैप्टर करने के बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 to 9 के बाद आप सीधा आ जाना भले ही 13 के ऊपर, बिकॉज 13 इज ह्यूमंगस, बहुत बड़ा है, और आपको आगे भी थोड़ा सा काम आएगा। लेबर लॉस के अंदर कुछ कुछ पार्ट काम आएंगे। एंड आपका नहीं पता, मुझे तो 13 इंटरेस्टिंग भी लगता है। जो बात करते हैं ना शॉप एंड स्टोरेज के अंदर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की, उन सब की क्या क्या कंप्लायंस होते हैं वो सब। आपको याद है इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था, 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी करवा रखे होंगे। एक एफएसएसएआई, और दूसरा एक आपने किया था वो मेडिसिन वाला। 10 स्क्वायर मीटर और 15 स्क्वायर मीटर वाला मैंने क्वेश्चन किया था। उतना कम से कम साइज होना चाहिए, अंदर कम से कम वो बी फार्मा बैठना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस है तो। 12 पास बैठ 10th पास बैठना चाहिए अगर इतना इतना एक्सपीरियंस है तो। ऐसा मैंने क्वेश्चन किया था, वो सब इस चैप्टर में तो है। टू मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसका वेटेज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको आउट ऑफ 60 मार्क्स 8 मार्क मान के चलना है इसका वेटेज। आउट ऑफ 60 8 मार्क्स बोल रहा हूँ मैं आपको, 13 चैप्टर का वेटेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट मी मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है। तो आपका रिवीजन सीक्वेंस बता रहे हैं आपको हम, 1 to 9 करेंगे, 13 करेंगे। अगर आप बीच में 10 11 12 करते हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, आपको समझ में आता और दिल भी उठ जाता। क्यों उठाने का दिल? 1 to 9 देन 13, फिर 14 30, 15 30, 16 इंपॉर्टेंट है, 16 इज इंपॉर्टेंट। 17 के अंदर आपको क्वेश्चन याद होगा, स्ट्राइक लॉकआउट रिट्रेंचमेंट, वो वाला भाई बहुत अच्छे से कर लेना, 100% एग्जाम में आएगा। 17 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 18 हमने अभी करा, 19 थोड़ा सा बर्डनसम लगेगा आपको, 20 आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट चैप्टर्स कौन से होने चाहिए, 1 to 9, 13, 20। दिल से बोलो, आपने अगर ये चैप्टर एकदम अच्छे से करें ना, मतलब एकदम बाय हार्ट बेस्ट वाले चैप्टर्स, तो आप मान के चलो आप 100 में से अराउंड 70 मार्क की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हो। 100 में से 70 बोल रहा हूं मैं, आपकी प्रिपरेशन हो गई। बचे कितने चैप्टर्स? 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9। मतलब एक तरफ मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि 9 चैप्टर्स का वेटेज इज 30 मार्क्स, एंड दूसरी तरफ मैं आपको बोल रहा हूँ 11 चैप्टर का वेटेज इज 70 मार्क्स। मैं वो 11 चैप्टर करूँ ना भाई, क्यों उसमें 9 चैप्टर में लोड 30 मार्क के लिए। हाँ, एक बार ये मेरा अच्छा हो जाता है, देन उसमें लोड ले सकते हैं, और दोस 30 मार्क्स में से 10 15 जितना भी अपन मेहनत कर सकते हैं। स्मार्ट वक्त तो सर यही होगा जो आपके सामने मार्क कर रखा है। दोस्त ऑनलाइन, आई होप वी आर क्लियर। 20 25 जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, मार्क करें आप इसी चैप्टर्स को। आपको रिवीजन भी इन चैप्टर से ही करना है, एंड these chapters will help you score 60 plus आराम से। नेक्स्ट बताओ सर, कोई चैप्टर में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम? ठीक है, हमने इसका डिस्कशन किया था उसके अंदर कि स्टार्टअप को क्या एग्जाम्पशंस मिलते हैं, आप उसका क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। उसमें से डिस्कस किया था कि
गवर्नमेंट को कोई सामान प्रोक्योर करना है, तो गवर्नमेंट जब कोई चीज प्रोक्योर करेगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो सामने बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हमको चाहिए, या आप ये चीज हम हमसे खरीदो। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। अब उसमें से कोई होगा जो एमएसएमई होगा, कोई होगा जो एमएसएमई नहीं होगा। हमने ऐसा बोला एमएसएमई उसमें एमएसई है, ठीक है। अगर कोई नॉन एमएसई है, वो बिड करता है 100 रुपए का। नॉन एमएससी मतलब जो एक नॉर्मल कंपनी है, वो बिड करती है 100 रुपए की। और हमारा जो एमएससी है, वो बिड करता है 115 रुपए तक। मतलब जितना भी L1 है, L1 मतलब क्या, लोएस्ट बिड। अगर तू गवर्नमेंट है, तू कॉन्ट्रैक्ट किसको देगा, जो लोएस्ट बिड करेगा, क्योंकि तेरा खर्चा कम होगा। तो सबसे लोएस्ट बिड जो आई वो 100 रुपए, तो एकदम अट्रैक्टेड है उसकी तरफ कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको ही दूंगा, एकदम कम पैसे लेके मेरा काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एमएससी को भी मौका देंगे कि जो भी लोएस्ट बिड आई 100 रुपए, अगर उससे 15% की रेंज में है ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली 100 से 115 तक, तो हम उस एमएससी को बोलेंगे कि ब्रो, तू तेरा भाव 115 से 100 ले आ। अगर तू 115 से 100 ले आता है, तो हम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तेरे को भी देंगे। कितना इजी, कितना इजी। ओपन करते ना पेज नंबर, पता मुझे मॉड्यूल में, आईसीएसआई की मॉड्यूल में, आईसीएसआई की मॉड्यूल में, विच पेज नंबर इज इट? चैप्टर नंबर 5 है आईसीएसआई, इसमें नहीं, इसमें 5 है। ये रहा चैप्टर 5। नहीं, पेज नंबर नहीं मिला। ये लिमिट तो याद होगी ना, ये भी एग्जाम आ चुका है 2 बार। हाँ, उद्यम भी इंपॉर्टेंट है। ये रहा मिला मुझे, आईसीएसआई मॉड्यूल में 117। ये रहा। आप अगर एग्जाम में लिख के आते हैं, एक बार 4 मार्क का आया था और एक बार 3 मार्क का आया था, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ये रहा, लिमिट्स वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। जून 2021 में 3 मार्क का, जून 2023 में 5 मार्क का। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये आपके सामने बता रहा हूँ कितनी बार आया हुआ है। जून 19 3 मार्क, दिसंबर 21 3 मार्क, जून 23 3 मार्क, और एक और बार बहुत पहले आया हुआ था। तो 4 बार तो मुझे दिख चुका सर ये क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या होगा। यू जस्ट कैन नॉट राइट ये 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट लिखे, अगर मान लेते हो सेम 3 मार्क का ही आता है, चल वापस, एंड इफ यू जस्ट हैपन टू राइट ये 4 पॉइंट्स, तो आपको 3 में से 3 नहीं मिलेगा, यू विल फेच 2 मार्क्स। आपने अगर 3 में से 3 चाहिए, तो या तो आपको ये ऊपर का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, या नीचे का लिखना पड़ेगा। तो हम स्मार्टली एक काम करते हैं, एक आंसर फ्रेम कर ही लेते हैं यहाँ पे। इस 4 में कुछ गपची नहीं मार सकते हैं भाई, स्पेशली पॉइंट नंबर 3 में तो गपची मार ही नहीं सकते। आपको ऐसा ही लिख के आना पड़ेगा, इन टेंडर पार्टिसिपेटिंग एमएसई, मैंने कहा था एमएसई नहीं एमएसई होता है। Quoting price within a price band of 11 plus 15% shall also be allowed to supply a portion up to 25% by bringing down their L1 price where L1 is non-MSC। तो अगर लॉजिक पता है, तो पॉइंट नंबर 3 रट्टा नहीं मारना पड़ता, वो ऑटोमेटिक दिमाग से निकलता है बाहर। इन 4 पॉइंट को लिखने के अलावा हम और क्या लिख कराएंगे, मार्क कर लेते हैं। चलो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। NSIC grants the registration to MSME unit, benefits extended to MSEs have having valid registration। उसके अंदर वो 4 पॉइंट लिखे हमने। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, PSUs, तीनों का समझ में आता है। Shall set an annual goal of minimum 25% of the total annual purchases of the products or services produced or rendered by MSEs। इतना हमने मार्क करा। और बात करना, याद करना मुश्किल मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमने ऊपर 25% का फिगर करा है। पर ऑल्दो गलती कहाँ हो सकती है, आप कहाँ पे हक सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। सर ऊपर वर्ड लिखा था अप टू,
यहाँ पे लिखा है अप टू, यहाँ पे लिखा है मिनिमम। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप गलती करके आ जाओगे और रट्टा मारने का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पे अप टू की लिखा हुआ है, अरे बिकॉज मैं किसी और की थाली में से तेरे को खाना दे रहा हूँ तो लिमिट पे दूंगा ना। और नीचे आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं बहुत सारे, कम से कम देंगे, रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है, एकदम लॉजिकल लिखा है जो भी लिखा है। उसके बाद लास्ट, ये बेयर मिनिमम जो लिख कर आओगे, उसके बाद आपको लगता है थोड़ा सा और याद हो सकता है तो, out of the annual requirement 25% procurement from MSCs, 4% is earmarked out of 25%, 4% is earmarked for units owned by SC/ST, 3% is earmarked for the units owned by women entrepreneurs. बस इतना याद करने में ना तकलीफ होगी और ना ऐसा लगेगा कि यार इतना कैसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 3 मार्क के लिए इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं चाहिए आपको और ना ही याद होगा। बताइए सर, नेक्स्ट छोड़ दूंगा आपको, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत ज्यादा। आपको पता हो क्या ना पता हो पता नहीं मुझे, टाइम इज वेरी प्रीशियस। आपको चाहिए मैं आपको ये भी दे सकता हूँ, ले जाओ मेरी बुक। इनके आपके पास नहीं है स्कैनर तो मुझे वापस दे देना 15-20 दिन बाद। चाहिए तो ले जाना, इनके आपके पास नहीं है तो ये भी ले जाओ और दे देना वापस मुझे। लेटेस्ट है वो, बट लेटेस्ट है, लेटेस्ट का पीडीएफ कैसे मिल सकता है तेरे को? एक बार देख लेना उसका एडिशन, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर पुराना एडिशन हुआ तो उसमें फिर अमेंडमेंट्स नहीं होंगे। नहीं तो फर्स्ट पेज देख, एक बार मेरे सामने देख, ये तो तू डूबेगा, दूसरों को लेके डूबेगा। एडिशन देख जल्दी से, मेरे हिसाब से इट हैज टू बी, अगर टेलीग्राम से आपने लिया तो 2021-22 का 21 का होगा। लेटेस्ट कैसे डायग्राम पे आ सकता है? नहीं अच्छी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ अगर भेजा तो बहुत अच्छी बात है, पर देख लो एक बार, कंफर्म करो पहले प्लीज। जुलाई 2000 बेस्ट है, माशाल्लाह, परफेक्ट है फिर। डन, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए, आपको इतना ही पता होना चाहिए था। बाकी आपके पास मेरा नंबर है, आप मैसेज के डाउट पूछ सकते हैं 1 to 1। बोलिए सर। चलिए निकालता हूँ, चैप्टर नंबर 9 है वो। बता कौन सा? 9 में से कुछ है ही जो मैंने छोड़ा हो। पागल हो गए, ये मैं बहुत डीप में करा हुआ है भाई, निकालो जल्दी एक बार। और डीप में करा है भाई अपन, एक पॉइंट, फीचर्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। एक मिनट, एक बार मैं कर ले पहले, एक बार मैं इसमें भी देख लेता हूँ तब तक। अभी का भी देख लेंगे, ऐसा है तो कभी भी नहीं पूछा ये क्वेश्चन, पर ठीक है, विल डू इट एनीवे। एसपी वाला पूछा हुआ है 2 बार 3 बार, जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का, जितना मुझे मेमोरी में है, एसपीवी इज लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9। 3 बार आया हुआ एग्जाम के अंदर, रिसेंट में ही बोल रहा हूँ मैं, पुराना तो बोलता ही नहीं। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर इंपॉर्टेंट, मार्क करा है मैंने ऑलरेडी, मार्क करा हुआ है। इक्विटी और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। और एक आखिरी क्वेश्चन मुझे दिखा इस चैप्टर से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज दैट कैन बी adopted टू मेक जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल। ये भी जिम वाला क्वेश्चन था नहीं तो आई गेस, जिम वाले ट्रिक्स हमने करा था इसको कुछ, ठीक है। ये भी कर लेते हैं, भैया बोल रहे हैं नहीं करा तो ठीक है।
ऑनलाइन में होगा या जिसमें भी होगा, फटाक से देख लेते हैं। एग्जाम में कभी नहीं आया बट हम कर लेते हैं, नॉट टेक इवन 5 मिनट्स। सर जिसके पास पीडीएफ है आप बोल सकते हो कि ग्रुप में सेंड करना के लिए। भाई तो मुझे सेंड करना जल्दी से। 9909268630, क्योंकि ये ब्लूज वाले होंगे, इनको मैं अलग से सेंड कर दूंगा। बड़ी फाइल लगती है, मुझे आई नहीं अब तक। संभाल उसको, संभाल। चार्ली का मेरा नंबर है। अनसेंड तो कर दिया ना, सॉरी बोलकर। हाँ, एटिकेट्स। सर अपन ये क्वेश्चन करते, तब तक टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे फोकस। फीचर्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। इजी वन पकड़ते हैं फटाक से। सबसे आसान मुझे लगता है, बेनिफिट्स टू डेवलप कंट्री। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मेक इन इंडिया। क्यों? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बाहर वाले डेवलप कंट्री वाले हैं, वो यहाँ पर आएंगे, उनको फायदा क्या होगा? चीप लेबर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू ह्यूज पॉपुलेशन। तो डेवलप कंट्रीज को डेफिनेटली फायदा है। डेवलपिंग कंट्री मतलब हमको ही फायदा है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। तो सबसे आसान बात मुझे यही लगता है, बेनिफिट्स टू डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, अगर वो यहाँ से इधर आके अपना धंधा सेटअप करते हैं, तो यहाँ के लोगों को जो रिसोर्सेज है उनको नौकरी मिलेगी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई थिंक बीच वाला पॉइंट तो बहुत ही आसान है। इनिशिएशन ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, इवन उसके ऊपर वाला एस्टैब्लिशेस बिजनेस रिलेशनशिप। फटाक से एक बार पढ़ लेते हैं अंदर का, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 9। Scope of foreign collaboration. The scope of foreign collaboration is very wide. It covers core business activities such as finance, production, management, and technical consultancy, advertising and marketing. तो साथ में मिलकर आप अच्छा काम कर सकते हो, ऐसा आपको बोल रहा है। उसके ऊपर सबसे पहला पॉइंट मुझे जो लगता है, बेटर यूटिलाइजेशन। आपको 6 पॉइंट नहीं पकड़ना, ठीक है, मिनिमम। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Though developed countries are good with finance, technology, management, and technical expertise, generally they face difficulties to meet a continuous supply of, आगे देख जो मैं भौंक रहा था, low cost labor and quality raw materials। इंडिया में मिलेगा तेरे को। On the other hand, generally a developing country has more availability of low cost labor and plenty of quality raw materials. Foreign collaboration being developed and developing countries together helps them satisfy each other's needs। कितना ज्यादा आसान, पहले डिस्कस किया था हमने, पॉइंट नंबर 8। 7, initiation of foreign collaboration. A foreign collaboration is initiated at the government and corporate level. At government level foreign collaboration, a government, दो गवर्नमेंट मिलेगी और कॉर्पोरेट के दो कंपनीज मिलेगी। क्या बोलूं उसके अंदर में? 6 अच्छा है, 5 अच्छा है। आगे देख, बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्री। सारे पॉइंट्स हमने आपको बोले थे। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आपको बाहर के लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा। गेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, नो हाउ, मैनेजमेंट, टेक्निक एक्सपर्टीज। एग्जांपल लेते हैं ना, फालतू में हवा में क्यों बात करने का। सुजुकी इंडिया में आया तो मारुति को कितना सीखने को मिला, बिकॉज ऑफ मारुति एंड सुजुकी, दैट इज अ कोलैबोरेशन। कितना सीखने मिला मारुति को बिकॉज ऑफ सुजुकी, वही तो लिखा है पॉइंट नंबर 5 के अंदर। पॉइंट नंबर 6 वैसे इजी दिख रहा है। पॉइंट हुआ मेरे अब तक 4 4 हो गए सर। ऊपर के 4 तो वैसे ही करने हैं। 4th, डेवलप करने को क्या फायदे, डेवलपिंग को क्या फायदे। उसके अलावा 3 नीचे आ चुका ऑलरेडी, एंटिटीज आर फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सेकंड बढ़ते हैं, सेकंड मुझे देखना है कि उसके अंदर कितना डीप में लिखा हुआ है। बिफोर इनिशिएटिंग फॉरेन कोलैबोरेशन, collaborating entities must seek permission from the government of the domestic country. The government gives approval only when the contract of foreign collaboration is prepared in accordance with the industrial or foreign policy of its country। एग्जाम्पल लेते हैं ना, इंडिया की बात करें
तो आरबीआई पिक्चर में आएगा, फेमा पिक्चर में आएगा, उनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, चलेगा। लास्ट वन ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, बट वापस कर लेते हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, फॉरेन कोलैबोरेशन इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन डोमेस्टिक एंटिटी एंड फॉरेन बेस्ड एंटिटी। मारुति सुजुकी, टाटा, स्टारबक्स, जो आपको अच्छा लगे। It is a type of partnership between a domestic entity and a foreign-based entity. In such an alliance, मतलब दोस्ती, each partner plays some crucial role. वो मुझे कुछ फायदा देगा, मैं उसको कुछ फायदा दूंगा। Foreign entity generally provides support for finance, technology, engineering, उसके पास है। On the other hand, a domestic-based entity provides cheap labor, high quality raw materials, नीचे हमने पढ़ा already, land and so on. तो टाटा की बात करें, टाटा स्टारबक्स से मिलके उसको लोकेशन तो बता रहे बार-बार के, तो यहाँ खोल तेरा स्टारबक्स मस्त चलेगा। बाहर वाले स्टारबक्स को क्या पता इंडिया में कहाँ पे चलेगा? वो टाटा उसकी हेल्प कर रहा है। 8 पॉइंट्स हो गया आई गेस। 6 की बात करी थी, 8 कर लिए। मिनिमम 6 तो मिनिमम था, मैक्सिमम 8 है आउट ऑफ 10। ठीक है सर, और बताइए, और मैंने क्या नहीं कराया साले? ये भाई, तो बताना मुझे, कराऊंगा पूरा, करा दूंगा मुझे, जो मैं करवा दूंगा। चैप्टर में 18 यूनिट 1 जी इंपॉर्टेंट है वो तो। मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, निकाला मैंने यूनिट 1 के अंदर। इसमें बताना पड़ेगा यार, हेडिंग बोल। मैं अलग ही खोल रखा था, ये रहा। और नीचे ओके, स्टार्टिंग से मैं पढ़ लेता हूँ एक बार पूरा। इसमें प्रॉब्लम है, आपका जो अमाउंट काटा था, जो नहीं काटना चाहिए था, आपको पैसा वापस दे देंगे। उसको छोड़ के, मतलब वो पैसे को हम कितना आपको वापस दे सकते हैं? जो काटा था, जो नहीं काटना चाहिए था, उतना पैसा, या जितना काटा था उसका 10 डेज तक का पैसा आपको दे देंगे। तो क्या लिखा है? दोस्त ऑनलाइन मुझे बताइए, कहीं पे दिक्कत है तो नहीं, हम क्लास एंड कर देंगे सर। थैंक यू। मैसेज क्यों नहीं आया? आया आया, 76780। नहीं मैं बोलता नहीं हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्त ऑनलाइन मुझे जल्दी बताइए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम है, या आपने कुछ मार्क नहीं करा है, लेट मी नो, नहीं तो हम क्लास को एंड कर देंगे सर। आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। चैप्टर 2 का इनकॉर्पोरेशन के नोट्स या मार्किंग्स प्लीज। हमने चैप्टर 2 में मार्क करा है, लिखा हुआ है, क्या करा हुआ है? इनकॉर्पोरेशन तो वही ना, सेक्शन 3 से लेके 22 तक। कश्मीर जैन आप उसी की बात करें, सेक्शन 3 से लेके 22 तक, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन में तो वही आता है ना। बता मुझे जल्दी से एक बार। एक सेकेंड, एक बार में पहले कश्मीर दीदी का डाउट सॉल्व हो जाए। हाँ कश्मीर जैन, मैं वेट कर रहा हूँ। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए सेक्शन 13, ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए सेक्शन 14, कन्वर्जन ऑफ एंटिटी सेक्शन नंबर 18? क्या आप उसकी बात कर रहे हैं मैम? उसके नोट्स की बात कर रहे हैं? इफ यस, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा भाई, इससे ज्यादा क्या करें? यस सर। कश्मीर जैन मैंने क्लास में लिखा है, बोरिंग ब्रांच हो आपकी या बोरीवली ब्रांच हो, लिखा है ना आपने ये सब।
ओके, अभी कभी करता हूँ फिर निकल जाता है दिमाग से। 1 मिनट। सेंड तो होगा नहीं बिकॉज फाइल बहुत बड़ी है, तो मेल पे तो जाएगा नहीं, ये जाएगा गूगल ड्राइव पे। तो मैं गूगल ड्राइव का आपको लिंक दे दूं? बेस्ट है, ठीक है। सारे आपको मिल जाएगा उसमें, बाकी चैप्टर्स भी आ जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कश्मीर दीदी ठीक है अभी? हाँ, आप कुछ बोले थे, कोई डाउट? थैंक यू। एसी बंद है? सर जो मार्क है अपने उतना मार्क कर रखा है पहले? ठीक है। बताइए कौन सा पॉइंट? कंटिन्यूस सर्विस रेलेवेंट क्यों? अच्छा मुझे ये बता। स्टार्टिंग में लिखा होगा, नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ। आपका जो कैलकुलेशन का कैलकुलेशन होता है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसमें हम देखते हैं कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। अगर उतनी आपने कंटिन्यूस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दी है तो आपको बदले में हम लोग ग्रेजुटी पे कर रहे हैं। तो हम कब बोलेंगे कंटिन्यूस सर्विस है? इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है आपको, कि हो सकता है कभी कभी बीच में ब्रेक होगा, बट उस ब्रेक को हम ब्रेक ना मानते हुए कंटिन्यूस ही बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या, देखो जो मिलना चाहिए था पैसा वो तुझे मिल जाएगा, ऑल्दो देयर इज अ ब्रेक, बट वी आर स्टिल मान रहे हैं उसको कि वो कंटिन्यूस सर्विस में आएगा। ये उसका बैकग्राउंड हुआ। और उस बैकग्राउंड के अंदर उसने आपको बहुत कुछ बताया कि भाई ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। An employee shall be said to be in a continuous service for a period if he has for that period been in uninterrupted service, continuous आप आए हो, including service which may be interrupted on account of sickness, मतलब आपको sickness हुआ है, आपने छुट्टी मारी, चलेगा। आपका एक्सीडेंट हुआ, चलेगा। लीव एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, ब्रैकेट में जो भी उसने लिखा आगे, ले ऑफ, स्ट्राइक और लॉकआउट और सेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब आप काम पे नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है, एम्प्लॉयर की गलती है, तो आपका तो कंटिन्यू सर्विस था ही ना, बिकॉज आप तो रेडी थे आने के लिए, तभी उसको कंटिन्यू सर्विस माना। इस फर्स्ट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी उस पॉइंट के अंदर, नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, आप छुट्टी पे हो। दूसरा, फिर एन एम्प्लॉय, ब्रैकेट में उसने सीजन क्यों लिखा, बिकॉज नीचे सीजन का अलग से दिया होगा, देख, हाँ देख नीचे सीजन का दिया हुआ है, इससे ऊपर बोला अदर देन सीजनल। फिर एन एम्प्लॉय not being an employee in a season establishment is not in a continuous service within the meaning of clause 1 of any period, जो हमने ऊपर पढ़ा भी अभी, for 1 year or 6 months he shall be deemed to be in continuous service under the employer, ऊपर पॉइंट से कंटिन्यूएशन कर रहा है वो, पर किसके अंदर? पहला, for the said period of 1 year if the employee during the period of 12 calendar months, मतलब जनवरी से दिसंबर, preceding the date with reference to which calculation is to be done has actually worked under the employer for not less than, उसने कम से कम कितने टाइम काम करा होना चाहिए, उसके अंदर हमने टाइम मेंशन करा हुआ है। 190 days in case of an employee employed below the ground in a mine or in an establishment which works for less than 6 days a week। नीचे 240 days in case of other, मतलब जहाँ पे 6 से 7 दिन काम करवाते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे आपने कम से कम 240 डेज काम करा होना चाहिए, तो हम ऐसा बोलेंगे आप कंटिन्यू सर्विस में थे। और अगर हफ्ते में आप काम ही 5 दिन करते हो, 180 डेज देखेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो जाएंगे। और एग्जैक्टली उसने नीचे बता दिया मुझे फॉर सीजनल। तो फिगर से कुछ आपको ये तभी याद हो सकता है जिसको आप, अगर आप लिखते हो, खुद एक नोट्स बनाते हो कि इतना 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 190, 240, 6 और 7 डेज, लेस देन 5 डेज, सीजन के अंदर 75%, आपको एक बार लिखना पड़ेगा अपने हाथ से, तभी जाके वो एग्जाम में निकल के आएगा। नेक्स्ट, 209, लेट मी नो। मेरे एंड से खाली एक पॉइंट बचा जो मैं अभी कर दूंगा यहाँ से निकलने से पहले, दैट इज गिविंग यू द लिंक ऑफ गूगल ड्राइव फॉर द नोट्स ऑफ एसबीसी। आपके एंड से बताइए सर, इफ नॉट ऑब्वियसली इन द लेक्चर।
नको जा सकते हैं। बहुत इजी है सर पास होना, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन। अभी 1 तारीख को मूवी आएगी, फिर वापस 21 तारीख को मूवी आएगी। आपको वो सब नहीं जाने का, देखना है आपको एग्जाम देने का। एटलीस्ट एक पेपर आपको लिखना पड़ेगा। अरे मूवीज आ रही है रिसेंटली, अभी आपका एग्जाम कब से है? 21 से ना। हाँ तो बीच में जो मूवीज आ रही है एनिमल और ये सब, नहीं देखने का अपन को। हाँ, नहीं होना चाहिए। यू शुड बी सो मच एनग्रॉस्ड। अभी से बोल रहा हूँ, कम से कम एक पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। आपने अगर नहीं लिखा, आपका 80 मार्क्स का पेपर भी खत्म नहीं होगा एग्जाम के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब आप यहाँ का प्रीलिम्स दो, घर बैठ के लिखो, आईसीएसए का मॉक दो, कुछ भी करो, हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट बोल रहा हूँ एक पेपर आपने लिखा होना चाहिए। और गलती से अगर वो पेपर अच्छा नहीं जाता, तो फिर आपको एक और लिखना चाहिए, क्योंकि आपने एक ही दिया और वही टट्टी गया, कॉन्फिडेंस की सॉरी लग जाएगी सब। तो इट्स बेटर, अगर आपका पहला ही पेपर गंदा गया मॉक वाला, तो आप फिर एक और पेपर देने आना। देखना आपका कितना खत्म होता है 3 घंटे के अंदर। हैज टू बी एटलीस्ट 90 से 95 मार्क्स, 100 मार्क का तो नहीं होगा, 90 से 95 मार्क का कंप्लीट होना चाहिए। अभी से बोल रहा हूँ, आपका पेपर में बहुत ज्यादा मैटर करेगा प्रेजेंटेशन। नया आंसर नए पेज पे होना चाहिए। आपने बहुत कुछ अंडरलाइन करना चाहिए। आपका नहीं लगता ना क्या अंडरलाइन करो, कुछ भी करते पर कर। पेपर अच्छे को लगना चाहिए कि तू पढ़ाकू बच्चा है, बल्कि भले तू नहीं है, उसको लगना चाहिए तू है। और वो तब लगेगा जब आपने अपना पेपर के अंदर काटम काटी कम करा हुआ है, आपने प्रॉपर अंडरलाइन करा हुआ है, जितना हो सकता है मैक्सिमम आपने सेक्शन नंबर लिखा हुआ है। केस लॉस नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन नंबर तो आपको बीइंग अ सीए स्टूडेंट आना ही चाहिए। सीए नहीं, आप सीएस करे तो आपको और ज्यादा लो आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग सारे केस लॉस, सेक्शन नंबर आपको आने चाहिए। जितने सेक्शन आते हैं सब लिखो, अंडरलाइन करो, न्यू आंसर न्यू पेज। और गलती से भी ऐसा मत करना, जैसे मैं आपके सामने पेपर ओपन करूं, आपका एग्जीक्यूटिव का ही, आपको चाहिए तो ये भी साथ में सेंड कर दूंगा, पास पेपर्स इंक्लूडिंग द लेटेस्ट जून 23। इतना टट्टी क्वेश्चन आया था, इतना टट्टी पेपर था ये। चल एक बार ओपन करता हूँ। कम से कम 8 या 12 मार्क का तो वो चैप्टर आया था अपना, एनबीएफसी सा। 8 से 12 मार्क का एनबीएफसी आया था। वट एवर, देखा कैसा पेपर आएगा। सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 के अंदर आई कैन सी A B C and D। फिर उसके बाद 2 के अंदर वापस ABCDE। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका सपोज बेस्ट आंसर 2 है, तो आपने 2 का A करा, 2 का B करा, C और D मजा नहीं आया, और आपने चालू कर दिया 1, ना नहीं चला वो। आपने अगर सेकंड स्टार्ट किया है तो आपको सेकंड पूरा खत्म करना ही पड़ेगा। इन केस आपको सपोज क्वेश्चन नंबर D नहीं आता, कि भाई एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, सपोज आपको नहीं आता, तो छोड़ दे एक पेज, आगे बढ़ जा। आगे जाके समझ में आते तो ठीक, नहीं तो कैंसिल कर देना। बट अगर आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया तो पूरा क्वेश्चन साथ में ही होना चाहिए, उसके सारे सब पार्ट्स, एंड देन ओनली यू कैन मूव टू द न्यू टॉपिक। ठीक, जा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 209, थैंक यू। कोई डाउट है आप मुझे ऑब्वियसली पूछ सकते हो, आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वॉइस नोट से या टेक्स्ट मैसेज से रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। एक्सपेक्टिंग नो फर्दर डाउट्स, आई शैल एंड द लेक्चर सर। कश्वी थैंक यू, हेतवी थैंक यू। ओके। पच्चीस, एक सेकेंड। अमृता थैंक यू, हर्षी थैंक यू, ठीक है।